सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा, देखो नया साल शुरू हो चुका है, 2022 आ चुका है। बिल्कुल। और 2022 का ये पहला सखी सहेली कार्यक्रम है। तो नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं हम अपने श्रोताओं को दे दें, और साथ ही श्रोताओं की बहुत सारी शुभकामनाएं हम तक पहुंच चुकी है, वो हमें लिख करके भेज रहे हैं। तो उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं, और साथ ही साथ ढेरों शुभकामनाएं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। और इसी के साथ एक बात का और ध्यान रखने के लिए हम यहाँ जरूर याद दिलाना चाहेंगे कि कोरोना जो है अपने पैर पसार रहा है, और स्थिति यूं कह सकते हैं कि भाई अगर हम अभी से संभल जाए तो स्थिति को बिगड़ने से हम बचा सकते हैं। तो इसके लिए आप मास्क लगाएं, जब भी बाहर जाए मास्क लगाएं, और 2 गज की दूरी रखें, इस बात का ख्याल रखें। बार बार हाथ और मुंह को साफ करते रहें। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। यानी कि जितने भी कोरोना से संबंधित तो जो नियम हैं, उनका पूरी तरह से पालन करिए, तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके आसपास वाले परिवार वाले भी सुरक्षित रहेंगे। और नए वर्ष की शुभकामनाओं का सबसे जो मूल मंत्र है इस वक्त का, वो यही है कि आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखने में मदद करें, और इसके लिए इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होगी। तभी सच्चे अर्थों में जो है शुभकामनाएं काम कर पाएगी। बिल्कुल। और जल्दी से बता दें कि आज हमारे पिटारे में क्या है। बिल्कुल बता देते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण की आज हम बात करेंगे। क्या होता है आकांक्षा, कभी कभी हम त्वरित जो है प्रतिक्रिया दे देते हैं किसी भी बात पर। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है। तुरंत जो है हम आवेश में आ जाते हैं, और आनन फानन में जो भी प्रतिक्रिया मुंह से निकल जाए या और किसी तरीके से वो हम दे देते हैं। लेकिन परिस्थितियां चाहे जो भी हो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मंजू जी कहते हैं कि हमारा जो चेहरा होता है ना, वो हमारे जो अंदर जो भावनाएं उमड़ रही हैं, उनका एक आईना होता है। तो अगर हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे तो हमारा जो सौंदर्य है वो यूं ही खिला खिला रहेगा। वैसे चूंकि सर्दियां हैं काफी, तो कुछ सौंदर्य से संबंधित टिप्स भी देंगे हम कि अपनी त्वचा को, अपने सौंदर्य को खास रूप से आप किस तरह निखारें सर्दियों में। बिल्कुल। और इसके अलावा सखी विशेष के अंतर्गत हम अशीता की बात करेंगे, जो कि मलयालम लेखिका है, और आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है, तो उनको भी हम याद कर रहे हैं। और इसी के साथ फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है अपने घर में रखना, और इसको समय समय पर इसका मेकओवर करते रहें, यानी कि बदलाव करते रहें। इसमें एक्सपायरी जो डेट की जो चीज़ें होती हैं उन्हें निकाल दे। तो इन बातों पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सावित्रीबाई फुले की, जिनकी आज जयंती है। बिल्कुल। और वो हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका और मराठी कवयित्री थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। बिल्कुल। उन्होंने 1852 में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की, लेकिन ये राह उनके लिए बहुत कठिनाई भरी थी। वे जब स्कूल जाती थी तो विरोधी उन पर पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे, और आज से 171 साल पहले बालिकाओं के लिए स्कूल खोलना ये कोई साधारण काम नहीं था, गलत माना जाता था, और इसलिए लोग ऐसा व्यवहार करते थे। उन्हें लगता था कि ये ऐसा तो संभव है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि लड़कियों को शिक्षा दी जाए। और इसीलिए जैसा कि आपने बताया कि जब वो जिस रास्ते से गुजरती थी वो रास्ता भी उनके लिए बड़ा कठिन होता था, तो वो अपने थैले में एक साड़ी हमेशा लेकर चला करती थी, और जैसे ही वो स्कूल पहुंचती अपनी साड़ी बदल लेती थी। और इन सब कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने पथ पर चलते रहने की हम सभी को प्रेरणा दी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपनी राह को नहीं छोड़ा, और उन्होंने जो राह दिखाई, जो राह सुझाई, उस पर हम आगे बढ़ते चले गए। तो ये पहली राह बनाना जो होता है ना आकांक्षा, ये बड़ा मुश्किल भरा काम होता है जो सावित्रीबाई फुले ने और सोचिए ना, जिस दौर में लड़कियों की पढ़ाई पर एक तरह से सामाजिक पाबंदी थी, उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ना बल्कि दूसरी लड़कियों को भी पढ़ने, मतलब उनको राह दिखाना, उनके पढ़ने का बंदोबस्त करना, ये
बिल्कुल आसान काम नहीं था। हाँ। इसमें कितनी मुश्किलें आई होंगी, इस बात की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। उस समय के दौर में क्या-क्या मुश्किलें आई होंगी, किस तरह से उन्होंने सामना किया होगा। लेकिन एक यहाँ अच्छी बात यह है कि उनके जो पति हैं ज्योतिराव फुले, उनका साथ उनको था, तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव बात थी और इस साथ की वजह से उनके लिए शायद मुश्किलें थोड़ी सी कम हो गई होंगी। और ऐसा साथ हम तो चाहते हैं कि सभी के साथ हो, ताकि जिस राह पर वो चले उनकी वो राहें आसान हो जाए। और सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य था महिला उत्थान, विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और उन्हें शिक्षित बनाने। ये सारे कार्य उन्होंने किए और ऐसी महान शख्सियत को हम बारंबार नमन करते हैं। उनके ख्याल आए तो आते चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए, उनके ख्याल। जो सांस आ रहा है किसी का प्याम है, जो सांस आ रहा किसी का प्याम है, बेताबियों को और बढ़ाते चले गए, उनके ख्याल। इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा, इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा, वीरान मेरा दिल था बसाते चले गए, उनके ख्याल। होशो हवास पे मेरे बिजली सी गिर पड़ी, होशो हवास पे मेरे बिजली सी गिर पड़ी, मस्ती भरी नजर से पिलाते चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए, उनके ख्याल। आकांक्षा, लाल पत्थर फिल्म का ये गाना हमने सुना और जैसा कि गाने के शब्द हैं कि उनके ख्याल आए तो आते चले गए, तो कुछ लोग जो बहुत कुछ खास कर जाते हैं तो उनके जब ख्याल आते हैं तो बहुत सारी बातें और भी मन में ख्याल में आती है कि क्या क्या हुआ होगा, कैसा किस तरह से हुआ होगा और किस तरह से उन परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया होगा। जी बिल्कुल। आज सखी विशेष के अंतर्गत जैसा कि हमने बताया कि हम मलयालम साहित्यकार अशीता की बात करेंगे। तो अशीता मलयालम साहित्य की लेखिका थी जो अपनी लघु कथाओं, कविताओं और अनुवादों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपने अनुवादों के माध्यम से मलयालम में हाइकू कविताओं को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया और उनकी कहानियों को जीवन के संवेदनशील चित्रण के लिए अशीता को जाना जाता है।
उन्हें उनकी कहानियों के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ पद्मराजन पुरस्कार, ललितांबिका अंटार्जनम स्मारक साहित्य पुरस्कार और एडसेरी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। हाँ बिल्कुल, कार्य जब ऊंचे दर्जे का होता है तो सम्मान किया जाना बहुत जरूरी है। अशीता का जन्म 5 अप्रैल 1956 को दक्षिण भारतीय राज्य केरल के त्रिचूर जिले के पजायन्नूर में हुआ था। उन्होंने दिल्ली और मुंबई से स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर एर्नाकुलम से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और अपनी छोटी कहानियों और कविताओं के माध्यम से उनके जीवन के अनुभवों को इन सब में उन्होंने चित्रित किया। उन्हें मलयालम भाषा की प्रमुख लेखिकाओं में गिना जाता है और वो अपनी छोटी कहानियों के लिए जानी जाती है। हाँ, छोटी कहानियों की एक खास बात आकांक्षा ये होती है कि जल्दी से पढ़ के हम खत्म कर सकते हो। हमारे पास समय कम भी हो तो छोटी सी कहानी तुरंत पढ़ ली। और अगर जैसे कि इनकी कहानियां हैं कि बड़ी दमदार होती थी और उनमें बड़ा सजीव चित्रण होता था, तो ये जब सजीव चित्रण होता है तो उन छोटी कहानी के दौरान भी हम बहुत सारे चित्र अपने मन में बना लेते हैं और उस कहानी को पढ़ते नहीं बल्कि ऐसा लगता है हम देखते हैं उसे। और ये छोटी छोटी कहानियां जो होती है ना मंजू जी, ये अपने पाठकों को बांधे रखती हैं। हाँ, तो इसके लिए इन कहानियों का बड़ा महत्व होता है। और उन्होंने अलेक्जेंडर पुश्किन और जलाल एड-दीन मोहम्मद रूमी की कई रचनाओं के साथ साथ कई कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया है। उन्होंने बच्चों के लिए रामायण, भागवतम, जातक कथाएं और एतिमाला का भी रूपांतरण किया है। यानी बच्चों का भी उन्होंने बहुत ख्याल रखा है कि उनके पढ़ने योग्य साहित्य की रचना उन्होंने की है। और इसी के साथ लघु कथा यथागथा के लिए साल 2000 में उन्हें पद्मराजन पुरस्कार दिया गया। साल 2015 में लघु कथा साहित्य अष्टायुध कथाकाल के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा अंकनम अवार्ड और थोपिल रवि फाउंडेशन अवार्ड भी उन्हें दिया गया। बिल्कुल। और उनके लेखन कार्य की अगर बात करें तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है नीलाविंटे नाटिले और अष्टाध्याय कथकाल, ओरी शत्रुयम परायथु, माफलेशु, अष्टाधायु नोवल्ले टुकल, मातृभूमि और जधाका गथलक, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये चूंकि मलयालम भाषा में है इसलिए थोड़े उच्चारण में यानी बोलते वक्त हमें ऐसा लगता है कि ये क्या है, लेकिन जो मलयालम भाषा जानते हैं उनके लिए बड़ा आसान है ये। 27 मार्च 2019 को 62 वर्ष की आयु में काल ने उन्हें हमसे छीन लिया। वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित थी। लेकिन मंजू जी, भले वो हमारे बीच नहीं हो, लेकिन साहित्य के रूप में जो खजाना वो हमारे बीच उन्होंने बांटा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमेशा रहेगा और उनके जरिए, उनके माध्यम से हम उन्हें याद कर सकते हैं। और अगर आपको जब भी मौका मिले तो उनका साहित्य आप पढ़िए जरूर। और बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, तो बच्चों को भी उनका साहित्य आप पढ़ने के लिए दे सकते हैं। और अब आकांक्षा हमें गीत सुनवाते हैं। चलिए। प्यार की दास्तां
मंजू जी, हम सुन तो रहे हैं। हाँ। आप कहिए। फरार फिल्म का ये गाना हमने सुना, जैसा कि इसमें लिखा कि प्यार की दास्तां तुम सुनो तो कहे। तो अगर कोई अपनी दास्तां अगर कहना चाहता है और अगर हम उसकी बात थोड़ा सा ध्यान से सुन ले तो वो भावनाओं के आवेग में उतना नहीं बह पाता है, बल्कि उसके दिल को थोड़ा अच्छा लगता है कि मेरी बात किसी ने सुन तो ली। हाँ, तो ये इसीलिए कहा जाता है कि वक्ता तो हमेशा ही अच्छे होते हैं, लेकिन एक अच्छा श्रोता होना भी बेहद जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। अच्छा श्रोता वही होता है जो सामने वाले की बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने, और अगर प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो तो ही दे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड बॉक्स की आकांक्षा। तो एक अच्छा फर्स्ट एड बॉक्स इमरजेंसी हालातों में जान बचाने वाला साबित हो सकता है। हालांकि एक बार किट बनाकर निश्चिंत हो जाना काफी नहीं होता है, बल्कि समय समय पर इसे अपडेट करना भी जरूरी है। साथ ही फर्स्ट एड कोर्स के जरिए, हम एक बार फिर बता दें, यहाँ फर्स्ट एड कोर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप करना चाहे तो 7 दिन का एक कोर्स होता है जिसमें फर्स्ट एड में कौन कौन सी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया और सिखाया जाता है। तो आप चाहें तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं और इसके जरिए गंभीर हालातों में प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से किसी की जान बचाई जा सकती है। तो ये बहुत जरूरी बात बिल्कुल मंजू जी, कोई भी आपातकालीन परिस्थिति कभी भी कहकर नहीं आती, कभी भी आ सकती है। तो ऐसे में नाम आपातकालीन। तो कई बार जो गंभीर मरीज होते हैं ना, किसी चोट से मतलब चोटिल हो जाते हैं, या भले सांप ने काट लिया हो, मतलब कई बार अक्सर देखा गया है, सुना गया है कि डॉक्टर हमेशा कहते भी हैं अगर थोड़ा पहले आ जाता मरीज या उसको फर्स्ट एड मिल जाता तो ये इतनी गंभीर स्थिति में ना पहुंचने पाता। और हालात कभी भी ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि हम जा रहे हैं, कहीं किसी जानवर ने काट लिया या एक्सीडेंट हो गया, या घर में भी हो सकता है कोई सीढ़ी से गिर गया, या फिर आपके घर में कोई मरीज भी हो सकते हैं, कोई अस्थमा के पेशेंट है, कोई हार्ट के पेशेंट है। तो उस समय भी कभी कभी कुछ गंभीर हालात हो जाते हैं, और उस समय हमें लगता है कि अगर इनको तुरंत अगर थोड़ी सी सहायता मिल जाए तो अस्पताल जाने तक का जो समय है उसे, और इस जो समय को है ना गोल्डन आवर्स कहा जाता है ना। तो ये गोल्डन आवर्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनका उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमें फर्स्ट एड के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, या हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स हो, और उसका उपयोग किस तरह से करना है इसका थोड़ा अगर ज्ञान हमें है तो ये बात बड़ी यानी फायदेमंद होती है। और इसीलिए जो फर्स्ट एड कोर्स की आप बात कर रही हैं, इसमें सिखाया भी यही जाता है कि जो कम से कम मेडिकल उपकरण आपके पास मौजूद है, उससे जो मरीज है उसकी जान किस तरह बचाई जाए, और मतलब एक पहल और एक कोशिश की जा सकती है कि जो डॉक्टर तक पहुंचने तक उसे हम थोड़ा संभाल लें। बिल्कुल संभाल लें। जैसे कई बार क्या होता है, चोट लगने पर बहुत सारा खून निकल जाता है, और वो खून ज्यादा बह जाने की वजह से भी स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। तो दूसरे लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर उसका रक्त बहुत बह रहा है तो किस तरह से इस रक्त को बहने से हम रोक सकते हैं। अगर इतना थोड़ा उपाय कर दिया जाए तो अस्पताल पहुंचने तक उसकी स्थिति उतनी नहीं बिगड़ पाती, और डॉक्टर के लिए इलाज करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो यही होता है फर्स्ट एड, जिसकी जानकारी हमें लेना है। बिल्कुल। कई बार जो परिस्थितियां होती हैं, जैसे जलने पर या हड्डियों की चोट में या किसी अन्य मेडिकल इमरजेंसी
इमरजेंसी में जो परिजन है, परिवार वाले हैं, अगर उनको सही जानकारी नहीं है तो उनके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती भी मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो और इसीलिए ये इस तरह की सारी बातें, ये जो फर्स्ट एड का जो कोर्स होता है, प्रशिक्षण होता है, उसमें सिखाई जाती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही साथ फर्स्ट एड किट का कितना महत्व होता है और उसका किस तरह उपयोग करना है, ये भी बताया जाता है। और हालांकि बाजार में जो फर्स्ट एड किट है वो मिलता भी है और हम घर पे खुद तैयार भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बाजार में मिलता है, वो भी आप ला सकते हैं और आप बना भी सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके घर में जो आपके परिजन हैं, उनमें से अगर किसी को कोई समस्या है तो उनसे संबंधित कौन सी दवाएं हैं जो इमरजेंसी में जिनकी जरूरत लग सकती है, हमें उन दवाओं को उसमें रखना बहुत जरूरी। और अगर सब कुछ ठीक ठाक है, केवल ऐसे ही आप किट रखना चाहती हैं, तो जो साधारण चीजें हैं जो किसी भी वक्त काम आ सकती है और साधारण सी दवाइयां, उनके बारे में भी हम आपको अभी बताते हैं, तो वो रख करके आप अपना किट खुद बना सकते हैं। और बेहतर फर्स्ट एड सुविधा मिलने पर कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, खासकर उस समय जब दिल की समस्या हो, जैसा कि अभी हमने बताया, दिल की समस्या हो तब तुरंत इलाज की जरूरत होती है। और इस तरह के जो प्रशिक्षण है कई बार तो स्कूल कॉलेजों में भी दिए जाते हैं, कोई जो संस्थान होता है वहां भी दिए जाते हैं, नहीं तो अलग से भी किसी संस्था द्वारा ये कोर्स चलाए जाते हैं, तो वहां जाकर के भी आप इनका लाभ ले सकते हैं या ये सीख सकते हैं आप। बिल्कुल। और फर्स्ट एड किट जब आप बनाते हैं घर में तो उस बॉक्स का चयन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो आप डब्बा बना रहे हैं, बॉक्स बना रहे हैं, वो अधिक चलने वाला हो, पकड़ने में और खुलने में आसान हो, उसका वजन कम हो और साथ ही साथ सबसे जरूरी बात कि वो एयर टाइट हो, ताकि उसमें रखी जो दवाएं हैं वो खराब ना हो। इसके अलावा दवाइयों की एक्सपायरी डेट आपको समय समय पर देखते रहना है, आपने जो उसमें दवाइयां रखी हैं, और जब अगर दवाइयां एक्सपायर हो गई हैं तो उसे बदल दें। बॉक्स को हमेशा सूखे स्थान पर रखें, क्योंकि जो नमी है, जैसा कि हमने बताया, अभी दवाइयां खराब हो सकती हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी कहा कि भाई वो हल्का होना चाहिए और खुलने में आसान होना चाहिए, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है ना, हम थोड़े से घबरा से जाते हैं और जिन चीजों का हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो भी हमें ऑपरेट करने में थोड़ी सी तकलीफ होने लग जाती है। ऐसा हो जाता है क्योंकि हम घबराए हुए रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम रोज इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो फिर अगर फर्स्ट एड बॉक्स की बात करें तो उसकी तो हमें बहुत कम, भगवान न करे कि किसी को उसकी जरूरत पड़े, लेकिन उसकी जरूरत कभी कभी ही पड़ती है। तो इसके लिए ऐसा वो होना चाहिए कि वो जल्दी से खुल जाए और जो उसका बंद करने की जो वो ऐसा ना हो कि भाई आपने बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं किया, वो टाइट हो गया, या फिर कोई अन्य व्यक्ति उसको खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसका सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो खुल नहीं रहा है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप बॉक्स का चयन करेंगे तो बेहतर होगा। और इसमें आपको ये कुछ चीजें रख सकते हैं, जैसे फर्स्ट एड गाइड बुक हो गई, कई तरह की जो पट्टियां होती हैं, जैसे चिपकाने वाली पट्टी या चोट पर बांधने वाली जो ड्रेसिंग की पट्टी होती है वो, साथ ही साथ इलास्टिक पट्टियां होती हैं, रुई रखना है आपको, एक छोटी कैंची, छोटी टॉर्च, दर्द निवारक दवाइयाँ। अच्छा, ये जो दवाइयाँ आप इसमें रखेंगे वो आप डॉक्टर से पूछ कर ही रखें, डॉक्टर की सलाह पर ये दवाइयाँ लें और फिर आपके बॉक्स में रखें। और इसके अलावा एंटी डायरिया मेडिकेशन भी आप ले सकते हैं, ग्लव्स आप रखें, उसमें एंटीसेप्टिक रखें, एंटासिड, नर्म सूती कपड़े कुछ उसमें रख लें, थर्मामीटर, पेट्रोलियम जेली और इस तरह की चीजें जो कि इमरजेंसी में काम जो बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक चीजें होती है वो रखें। और एक बात और यहाँ हम कहना चाहेंगे, खासतौर पर जब आप बाहर जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं, किसी दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तब तो आपको ये फर्स्ट एड किट जो है अपने पास जरूर रख ही लेना चाहिए। क्यों कि जब हम बाहर जाते हैं तब इमरजेंसी आ जाती है तो हमें पता नहीं रहता है कि डॉक्टर कहाँ है, अस्पताल कहाँ है, और वहाँ भागने तक में या वहाँ पहुँचने तक में हो सकता है कि देर हो जाए। तो इसके लिए आप जब बाहर जाए, और खास तौर से अगर बच्चे आपके साथ में, तब तो बच्चे और बुजुर्गों के साथ अगर आप बाहर जा रहे हैं या घर में भी हैं, तो ये फर्स्ट एड किट तो आपको जरूर रखना चाहिए। वैसे भी कहते हैं ना मंजू जी, सावधानी में ही सुरक्षा है। सावधानी में ही सुरक्षा है, और अगर सावधानी रखी जाए तो बहुत सारी दुर्घटनाओं से बचा भी जा सकता है, और दुर्घटना हो भी गई तो उसे ओवरकम करने में, यानी कि उन परिस्थितियों से निपटने में भी हमें सहायता मिलती है। और अगर गीत संगीत का साथ हो तो हमारे दिमाग को जो सुकून मिलता है उसकी भी बात ही कुछ और होती है। सुनते हैं गीत जी।
हंस रही है चांदनी। डिटेक्टिव फिल्म का गाना आकांक्षा हमने सुना गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाज़ों में। और गीत सुनते वक्त मुझे ये लग रहा था कि मुझको तुम जो मिले ये जहान मिल गया। तो कभी भी जब इमरजेंसी में कोई सहायता मिल जाती तो हमें भी ऐसे ही लगता है ना कि तुम जो मिले तो सारा जहान मिल गया। तो उस वक्त की जो सहायता होती है बड़े काम की होती है। और भी जो विषय हैं जैसे कि भावनाओं पर नियंत्रण, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सखी सहेली कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का। अंतराल के बाद हम उपस्थित हुए हैं सखी सहेली कार्यक्रम की बाकी बातों और बाकी गानों के साथ, है ना। अच्छा मंजू जी, हाँ, आपके साथ कभी ये हुआ है कि अचानक से आपको लगने लगा कि क्रोध आ रहा है या बहुत दुखी या उदास महसूस करने लगी हैं, या कभी कभी बहुत खुश भी हो जाते हैं बिना कारण? हाँ देखो आकांक्षा, जब मनुष्य है तो मनुष्य के साथ भावनाएं जुड़ी हैं, और जब भावनाएं हैं तो उनकी अभिव्यक्ति भी होती है, समय समय पर होती है। कभी कभी त्वरित अभिव्यक्ति होती है, कभी कभी बिल्कुल आराम से होती है। तो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करना जरूरी भी होता है, लेकिन कभी कभी हम जो एक त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं वो इतनी उग्र होती है या कुछ इस तरह की होती है जो हमारे आसपास के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी प्रतिक्रिया आएगी, और वो अचानक हम दे देते हैं वैसी प्रतिक्रिया। तो उसे हम कहते हैं कि हमारा भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है। तो हमें भावनाएं मनुष्य के साथ होना तो बहुत जरूरी है और ये अच्छी बात भी है, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण होना भी उतना ही जरूरी होता है। बिल्कुल। लेकिन मंजू जी मुझे ये बताइए कि जैसे कि जो त्वरित प्रतिक्रिया आती है, हम जो बात कर रहे थे कि भावनाओं पर नियंत्रण होना भी बहुत जरूरी है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मन में जो एक गुबार जो जमा होता जा
जा रहा है, जमा होता जा रहा है, बहुत उसे जज्ब करके रखा गया है, और अचानक ही उसके मतलब छोटा सा चिंगारी मिली और वो बम फट पड़ा। हाँ ऐसा होता है, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि समय समय पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है कि जैसे अभी देखो तुमने एक के बाद एक मुझसे सवाल किए। कई बार क्या होता है, लोगों से जरा सा सवाल पूछ लिया जाए तो वो गुस्सा हो जाते हैं, अरे क्या बार बार सवाल पूछ रही हो। तो ये होती है त्वरित प्रतिक्रिया। आपको तो नहीं ना गुस्सा आ गया? देखिए अगर मुझे भी इस तरह का गुस्सा आता तो फिर हमारे ये बात बोलने का फायदा ही क्या होता है ना। तो ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने बात कही कि इस तरह से कई बार हम सोच भी नहीं सकते कि इस बात से उसको गुस्सा आएगा। जैसे किसी ने कोई राय हमसे मांगी कि भाई देखो मेरे घर में ऐसा है या ऐसी बात है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं, ये करूं या ना करूं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सामने वाला या उसका मित्र या उसका रिश्तेदार या उसका पड़ोसी कोई भी हो सकता है, वो या सहकर्मी भी हो सकता है, वो अपनी सहज प्रतिक्रिया देता है कि नहीं नहीं तुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन उस प्रतिक्रिया को सुन करके सामने वाला व्यक्ति इतना उग्र हो जाता है कि अरे तूने ऐसा बोला तो कैसे बोला, ये बात तो हो ही नहीं सकती। तो ये होता है भावनाओं पर नियंत्रण का खो देना। आपकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे एक नियंत्रित तरीके से बोला जाए तो हमारे रिश्ते संभले हुए रहते हैं, हमारी दोस्ती संभली हुई रहती है, हमारी रिश्तेदारी बनी रहती है, वरना बिल्कुल बिगड़ने की संभावना होती है। मतलब आपकी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने का भी एक तरीका होता है। और हमारे श्रोता भी यही कहते हैं कि अगर भावनाएं सकारात्मक है तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, पर जब भावनाएं उदासी और चिंताजनक है तो जल्दी अनियंत्रित हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने काम से अवकाश लें और अपनी जो पांचों इंद्रियां हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको वर्तमान से अवगत कराएगा और साथ ही साथ आपके गुस्सा और चिंता को नियंत्रित रखने में भी मदद करेगा। बिल्कुल करेगा। और इसके अलावा कई बार क्या होता है, नींद की कमी हो जाती है हमारे, हम सोते नहीं है कई दिनों तक। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो काम की अधिकता हो सकती है, या आपको किसी वजह से नींद नहीं आ रही है, किसी बीमारी की वजह से नींद नहीं आ रही है, या परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि आप सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तब भी हमारा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता है और हम ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं कि जैसे हमारे साथी ने कुछ छोटी सी बात भी कही जो कि एक बहुत साधारण सी बात है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ी बात हो गई और हम उसकी तुरंत प्रतिक्रिया ऐसे देते हैं कि चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं और फिर संबंधों में दरार आती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नींद पूरी लें। कई बार लोग जो है बहुत देर तक अपने मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं या कुछ और ऐसा काम करते रहते हैं या लैपटॉप के साथ रहते हैं और इसकी वजह से ये जो समय है उनकी नींद में से कट जाता है और उनकी नींद पूरी नहीं होती, तब भी ऐसी प्रतिक्रिया आती है। तो आप इसके लिए नींद पूरी लें। बिल्कुल, यानी कि अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। जैसा कि आप कह रही हैं, नींद पूरी लें और साथ ही साथ अगर हो सके तो क्या समय की ये जरूरत ही है, मांग है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। अपने योग के लिए समय निकालें, साथ ही साथ मेडिटेशन के लिए भी कुछ समय निकालें। बिल्कुल। और इस विषय पर थोड़ी और बातें हम करेंगे आकांक्षा, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं। चलिए, ये भी जरूरी है। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं।
नजर ढोल दो, नजर जो बात कह चुकी वो बात मुंह से बोल दो, कि तुम उठे निगाह में बहार का समा। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। चमकते चांद सा बदन, ये रूप रंग ये फबन, चमकते चांद सा बदन। बुरा न मानो तुम अगर तो चूम लूं किरण किरण, के आज हौसलों में है बला के गर्मियां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। आकांक्षा, ये पर्वतों के दायरे, शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दें दिलों की दास्तां, तो ये भी भावनाओं से जुड़ी हुई बात है कि देखो जब मंजर वो अच्छा होता है, खूबसूरत होता है, तो हमारी भावनाएं अपने आप अभिव्यक्त होने लग जाती हम तो यही कहेंगे मंजू, बिल्कुल हम तो यही कहेंगे मंजू जी कि दिलों की दास्तां छेड़िए, तराने छेड़िए, लेकिन थोड़ा नियंत्रण में रह के अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए, है ना। वैसे भी कहा जाता है कि भावावेश में आकर जो आप कभी ऐसी बात कह जाते हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए। और बुजुर्गों ने कहा भी है, अति आनंदित होने पर, अति क्रोधित होने पर या दुखी होने पर आप अपनी भावनाओं पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। नियंत्रण खो देते हम उस वक्त, तो रखना बहुत जरूरी है। और ऐसा भी होता है ना आकांक्षा कि जैसे घर में कोई समस्या है और उन समस्याओं का बोझ लिए हुए हम ऑफिस जाते हैं। अब ऑफिस में अलग अपनी एक अलग समस्या होती है, छोटी छोटी कई सारी बातें होती है जो उलझन पैदा करती है, लेकिन हम अपने सहकर्मियों के साथ उन घरेलू बातों की प्रतिक्रिया दे देते हैं जल्दी से, क्योंकि हम उन बातों से आहत हैं और इसके लिए हमारे मन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें घुटी हुई रहती है
है तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ आकर के उन भावनाओं को अभिव्यक्त कर दिया जाए, और इस तरह से वो त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में कुछ ऐसी प्रतिक्रिया आ जाती है जो कई बार हमारे सहकर्मियों के साथ हमारा बर्ताव ठीक नहीं हो जाता है उससे, और हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं, छवि भी बिगड़ जाती है हमारी। और इसी तरह जैसा कि आपने बोला, और इसी तरह उल्टा भी होता है। हाँ, ऑफिस में अगर हम किसी कारण से परेशान हैं, हाँ, तनाव है, हाँ, तनावग्रस्त हैं, और फिर वही हम घर जाते हैं तो घर में जो परिवार है हमारा इंतजार कर रहा होता है, बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं, तो घर जाकर अपना पूरा चिड़चिड़ापन या गुस्सा या क्रोध अगर उनके सामने व्यक्त हो जाए तो वो भी सोचेंगे कि भाई दिन भर के बाद अभी हमसे मिलने के बाद भी बाद ये इतने क्रोधित हो रहे हैं। हाँ। तो थोड़ा दूरी बनी रहे तो बेहतर होगा। बिल्कुल। तो ऐसे दोनों ही समय में, चाहे घर हो या ऑफिस हो, अपनी भावनाओं पर यहाँ भी नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, और अपनी प्रतिक्रियाओं को बहुत ही कंट्रोल तरीके से आपको व्यक्त करना जरूरी है। यही बात आस पड़ोस के लोगों पर या समाज पर, सब जगह यही बात लागू होती है। और कहने का मतलब ये है कि हम इंसान है तो समस्याएं हमसे जुड़ी हुई है, और इंसान है तो भावनाओं का होना भी अति आवश्यक है ही। लेकिन भावनाओं की अभिव्यक्ति अगर सही तरीके से की जाए, अगर हमें कोई समस्या है, कोई मन में बात है, तो उसको अभिव्यक्त करना जरूरी है। नहीं अभिव्यक्त करेंगे तो और बात बिगड़ जाएगी। लेकिन एक तरीके से अभिव्यक्त करें और सही तरीके से अभिव्यक्त की जाए तो उस समस्या का समाधान भी निकलता है। लेकिन अगर आपने गलत तरीके से उनकी अभिव्यक्ति दी तो बात बनने की बजाय और बिगड़ जाएगी, और समस्या तो वहीं की वहीं रह जाएगी, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ अब एक और गीत हम सुन लेते हैं। चलिए। के
आकांक्षा, प्यार के दिनों को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा याद रखना उनके चाहिए। याद अपने मन में बनाए रखें। और जब भी थोड़ा सा भी मन उदास हो, कोई समस्या हो, तो उन प्यार के दिनों को याद कीजिए। देखिए मन की कली कैसे खिल जाती है और हम फिर उसी दौर में चले जाएंगे। बिल्कुल, है ना। इन बातों का ख्याल रखें। हाँ। और सर्दी के दिन चल रहे हैं, है ना। और ये मन की कली खिली रहने के साथ साथ मंजू जी, सर्दी के दिनों में ये भी जरूरी है कि आपका जो सौंदर्य है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो भी खिला खिला रहे। बिल्कुल, त्वचा भी खिली खिली रहना आवश्यक है। लेकिन सर्दी के दिनों में रूखापन बहुत आ जाता है, त्वचा के अंदर इतना रूखापन आ जाता है कि हम कई चीजें इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी हम वो उस तरह से वापस अपनी त्वचा को, एकदम चिकनाई युक्त त्वचा को हम पाने में थोड़े से अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, कठिन होता है। तो बात यह है कि जब आपकी त्वचा इतनी रूखी हो जाए तो उसके लिए छोटे छोटे कुछ उपाय हम कर सकते हैं। और ये उपाय करने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। ये उपाय आप घर में घरेलू चीजों से भी, घरेलू नुस्खों से भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप सर्दी के दिनों में रोज रोज साबुन से हमें नहीं नहाना चाहिए, है ना। हफ्ते में 1 या 2 बार ही आप साबुन का इस्तेमाल करें, क्योंकि साबुन से भी त्वचा के अंदर बहुत रूखापन आता है। क्योंकि वो जो प्राकृतिक तैलीय जो तेल होता है आपकी त्वचा में, आपकी त्वचा को जो नम बनाए रखता है, रोजाना साबुन के इस्तेमाल से वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और इस तरह से आप जब हफ्ते में 1 या 2 दिन इस्तेमाल करेंगे साबुन का, तो आपके त्वचा की नमी जो है वो बनी रहेगी। और इसके अलावा जैसे ही आप स्नान करें या हाथ मुंह धोते हैं, तो उसके तुरंत बाद या तो किसी मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें, और मॉइस्चराइजर नहीं है तो आप साधारण नारियल के तेल का भी प्रयोग कर सकती हैं। वो अपनी त्वचा पर लगा लें ताकि वो नमी बनी रहे। और जैसा कि आपने कहा साबुन का इस्तेमाल न करें नहाने के लिए, तो नहाने के लिए बेसन ले लें, बेसन में हल्दी डाल लें, थोड़ा सा शहद डाल लें। साथ ही साथ अगर बहुत ज्यादा हवा में रुखाई है, या आपकी त्वचा बहुत रूखी लग रही है, तो उसमें विटामिन ई का जो तेल रहता है वो डाल लें, या सरसों का तेल, बादाम का तेल भी डाल सकते हैं। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के जो घर में तेल हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका या तो फिर बादाम के तेल का प्रयोग करने से भी काफी अच्छा जो है रिजल्ट आता है। तो इसको जरूर अपना। इसके अलावा घर के अंदर एक बहुत साधारण सी चीजें वो बना करके हम रख सकते हैं आकांक्षा, और वो बहुत कारगर होती है, क्योंकि वो नुस्खा मैंने अपनाया हुआ है, इसलिए मैं ये बात कह पा रही हूँ कि एक तो ग्लिसरीन, गुलाब जल और नींबू की कुछ बूंदें। और इसका जो रेशो होगा वो हम बता देते हैं आपको कि अगर 1 चम्मच आपने ग्लिसरीन लिया है तो 2 चम्मच आप गुलाब जल लीजिए, और उसमें 2 से 3 बूंदे नींबू के रस की। इन तीनों चीजों को मिला करके एक बॉटल में भर के रख दीजिए, और रात को सोने से पहले अपने मुंह पर, हाथ पर और रूखी त्वचा पर आप इसे लगा दीजिए, और देखिए सुबह तक आपकी त्वचा एकदम मुलायम हो जाएगी। और ये बहुत कारगर नुस्खा है, इसे आप जरूर आप अपना सकते हैं। और ये जो घरेलू जो हम बता रहे हैं ना, इनमें क्या है, एक तो खर्च कम आता है, और घर पर ही आप इसका उपयोग करेंगे। तो बाहर जाकर के आप जो जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं, बहुत सारी महंगी महंगी क्रीम वगैरह लेकर के आते हैं, तो वो खर्च आपका बच जाएगा और आपकी त्वचा भी ठीक बनी रहेगी। ऐसा अगर कुछ करें तो अच्छा होगा, है ना। बिल्कुल। और जब आप चेहरा धोते हैं तो उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना ना भूलें। अब अगर आप बाजार से लाए हुआ मॉइस्चराइजर न लगाना चाहें, तो जैसा कि आपने बताया विटामिन ई का तेल लगा सकती हैं जो मिलता है, साथ ही साथ बादाम का तेल वो भी लगाया जा सकता है, या फिर जो भी आप तेल इस्तेमाल कर रहे हो, तिल का तेल हो गया या सरसों का तेल हो गया या नारियल का तेल। हालांकि ठंड में नारियल का तेल लगाने से त्वचा में थोड़ा सा रूखापन आ सकता है, तो इस तरह से भी आप अपने त्वचा को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। और त्वचा को ठीक ठाक रखने के लिए कई महिलाएं फेशियल भी करवाती हैं। बाहर जाकर के फेशियल करवाते हैं तो उसमें बहुत सारी क्रीम का उपयोग किया जाता है, और इस तरह से चेहरे के ऊपर जब फेशियल करते हैं तो उससे ये बात तो है आकांक्षा कि चूंकि चेहरे की मसाज होती है तो हमें अच्छा लगता है, और मसाज होने से हमारे मन में एक उमंग भी जागती है, मन को खुशी भी मिलती है, और त्वचा भी खिली खिली सी रहती है, दमकने लगती है। लेकिन अगर हम बहुत महंगा फेशियल हम नहीं करवाना चाहते हैं तो घर पर भी हम फेशियल कर सकते हैं। और वो इस तरह से कर सकते हैं कि जो फल होते हैं, फल का जो पल्प होता है, जैसे खास तौर पर पपीता जब हम खाते हैं तो उसे काटते हैं, काटने पर जो पल्प निकलता है थोड़ा सा पल्प आप निकाल करके अलग रख लीजिए, और उससे आप अपने चेहरे की अच्छी मालिश कर लीजिए।
से, तो वो भी एक तरीके से फेशियल का काम करेगा। और गालों के ऊपर दोनों हाथों को गोल गोल घुमाते हुए इस तरीके से उसका उपयोग करते हुए आप घर पर फेशियल अगर करेंगे तो उससे भी आपकी त्वचा दमक जाएगी। बिल्कुल। और त्वचा को साफ रखने के लिए जब हम स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी घर में बनाया जा सकता है। हाँ। जैसे कि चीनी में थोड़ा सा शहद और बादाम का तेल डालकर उसे अच्छे से घुला लें। हाँ। और इसे नहाने के समय अपने त्वचा पर स्क्रब की तरह इस्तेमाल करें। हाँ। लेकिन ये ध्यान रहे कि आप उसे बहुत तेजी से जोर से ना रगड़ें, वरना त्वचा में चोट लग सकती है। और हल्का हल्का करने से क्या होता है, जो मृत त्वचा होती है वो निकल जाती है, तो उसकी वजह से चेहरे पर चमक आ जाती है। और शहद जो होता है वो भी त्वचा के लिए काफी अच्छा माना गया है। जी। तो इन चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चे दूध का भी प्रयोग करते हैं कई लोग, कि कच्चा दूध है वो नहाने से पहले थोड़ी देर अगर त्वचा पर लगा लिया जाए तो वो भी हमारी त्वचा को सुरक्षित रखने में काफी कारगर, प्राकृतिक क्लींजर का काम करता है वो। तो इन उपायों का आप, और वैसे भी हमारा अगर परंपरागत तरीके देखें तो दादी नानी के बहुत सारे नुस्खे हैं जो वर्षों से अपनाए जाते हैं। जैसे तुमने बताया कि जो बेसन होता है, उसी तरह से मसूर की दाल होती है, उसका भी पेस्ट बना करके वो भी चेहरे पर लगाया जाता है। उसमें थोड़ा सा दही, दूध की मलाई डाल देते हैं, थोड़ा सा दही मिला देते हैं, और या जैतून का तेल मिला देते हैं। और इस तरह की चीजों का उपयोग करके अगर आप अपने चेहरे और हाथों की त्वचा को अगर साफ करेंगे तो उससे त्वचा आपकी दमकती रहेगी, और इन सर्दी में भी आपको लगेगा कि आपकी त्वचा कितनी खिली खिली है। और इन सब के साथ साथ ही एक सबसे जरूरी बात यह है मंजू जी, कि अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें। पौष्टिक चीजें खाएं। खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। अभी इस वक्त बहुत सारे फल आ रहे हैं, बहुत सारी सब्जियां आ रही है, हरी पत्तेदार सब्जियां आ रही हैं, तो इन सब का अगर आप उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी त्वचा खिली खिली रहेगी। और इसके अलावा एक बात और ये भी है कि सर्दी के दिनों में हमें प्यास थोड़ी कम लगती है, और जब प्यास कम लगती है तो हम पानी भी कम पीते हैं, और जब पानी कम पीते हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उससे भी हमारी त्वचा और ज्यादा रूखी हो जाती है। तो सर्दी भले ही हो, लेकिन आप समय समय पर दिन में 2.5 से 3 लीटर आप पानी पीना ना भूलें। बिल्कुल। और सर्दियों के मारे आलस न करें कि ठंड लग रही है, व्यायाम के लिए समय निकालें। हो सके तो बाहर टहलने जरूर जाएं, गुनगुनी धूप में। लेकिन सुबह सुबह ठंड थोड़ी ज्यादा रहती है, तो थोड़ी सी जब धूप निकल जाए तो धूप में आप जाइए, तो उससे आपको विटामिन डी भी भरपूर मिलेगा, आपका व्यायाम भी हो जाएगा, आपका घूमना भी हो जाएगा, और त्वचा को जो जिस पोषण की जरूरत है वो भी मिल जाएगा। अब मन के पोषण की बात करते हैं। संगीत का डोज अगर दिया जाए मन को, तो मन भी खिला खिला रहेगा, और मन और शरीर का जो जुड़ाव है वो सीधा सीधा संबंध होता है। तो हम चाहते हैं कि आपकी त्वचा के साथ आपका मन भी बहुत खुश और खिला खिला रहे। इसके लिए संगीत। मुझे ये फूल ना दे तुझको दिलबरी की कसम, दिलबरी की कसम, ये कुछ नहीं तेरे होठों की ताजगी की कसम, ताजगी की कसम। रागिनी की कसम।
गजल का लोज है तू, नज़्म का शबाब है तू, यकीन कर मुझे मेरी ही शायरी की कसम, शायरी की कसम। तुझको दिलबरी की कसम। आकांक्षा, ये गीत हमने सुन लिया और अब कार्यक्रम जो है अपने समापन की तरफ है, लेकिन एक बार फिर अपने श्रोताओं को हम याद दिलाना चाहेंगे कि आपकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप घर से बाहर जाते वक्त मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और बहुत ज़रूरी अगर ना हो तो आप घर से बाहर अभी ना जाएं और समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें, आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। और अगर तबीयत खराब हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें कि क्या करना है, बिल्कुल क्या नहीं करना तो है। इन बातों को ध्यान में रखें क्योंकि आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने मतलब पहले भी जब स्थितियां थोड़ी गंभीर थी तो बहुत सारे काढ़ों का और उपयोग किया था, तो अभी सर्दी का मौसम भी चल रहा है तो इस तरह से आप जैसे कि गिलोय है, लौंग है, काली मिर्ची है, तुलसी है, इन चीज़ों का काढ़ा बना करके आप थोड़ा बहुत अपने सर्दी से को भी दूर भगा सकते हैं और परिस्थितियों से निजात भी पा सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।